हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी अमित एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। अपनी इस आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी की लर्निंग थियोरीज के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने लर्निंग थियोरीज जो कि पैब्लब की है, स्किनर की हैं, थॉर्नडाइक की हैं, कोहलर की हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसके बाद आकर के एमसीक्यूज लगा सकते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन इज अ क्लास कॉल्ड। किसी कक्षा में बच्चे के द्वारा लिया गया ज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्टिमुलस, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है लर्निंग या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो एक बच्चा होता है जो क्लास में वो नॉलेज एक्वायर करता है उसे लर्निंग बोला जाता है। लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, लर्निंग वैसे और भी बहुत जगह होती है, लेकिन जब एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में बच्चा जो है वो टीचर्स के थ्रू कुछ सीखता है तो उस पूरी प्रोसेस को जो है वो लर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लर्निंग राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज आर एसोसिएटेड विद एसोसिएटिव लर्निंग। निम्न में से कौन सी अधिगम सिद्धांत सहचर्यात्मक अधिगम से जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लर्निंग होती क्या है। ऐसी लर्निंग जो किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएशन बना करके या किसी दूसरी चीज़ की हेल्प लेकर के अगर आपको किसी चीज़ की लर्निंग करवाई जाती है, कोई अधिगम करवाया जाता है, तो उसे एसोसिएटिव लर्निंग जो है वो सहचर्यात्मक अधिगम, जिसे सहयोगी अधिगम के नाम से भी जानते हैं, वो बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन सी है इम्प्रिंटिंग थ्योरी, ऑप्शन डी है ए और बी और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। ए और बी ऑप्शन जो है वो ये दोनों की दोनों थ्योरीज जो हैं आपकी एसोसिएटिव लर्निंग है। इन दोनों थ्योरीज में कुछ ना कुछ लर्निंग सिखाने के लिए हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है लर्नर और एक होता है आपको सिखाने वाला। उन दोनों चीज़ों में किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कोई लर्निंग सिखाने में। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैब्लव्स थ्योरी डज द कंडीशनड रिस्पॉन्स कम आफ्टर कंडीशनिंग। पैब्लव के सिद्धांत में कंडीशनिंग के बाद क्या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आता है? ऑप्शन ए है फूड, बी है बेल, सी है सलाइबा और डी है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी आपको, अगर आपको थ्योरी समझ में आई होगी कि पैब्लव ने क्या थ्योरी, क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या क्या प्रॉप्स उसने यूज़ किए थे एक लर्निंग डॉग को देने के लिए, तो उसको बाद आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट रहेगा सलाइवा। क्लियर? तो जब कंडीशनिंग, जब उसको कंडीशन समझा दी जाती है और जब वो कंडीशन समझ जाता है तो उसका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या रहता है? सलाइबा रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स द जर्नल थिंग्स अबाउट अ सब्जेक्ट अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग डज इट कम। जब बच्चा किसी विषय के सामान्य चीज़ों को सीख जाता है तो वह अधिगम के किस नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ऑप्शन बी है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है एक्सटिंक्शन और ऑप्शन डी है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है कि बोला गया है कि जब हम जर्नल चीज़ों को समझ जाते हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या उसकी लर्निंग कर रहे हैं और जब आप उसकी जर्नल सामान्य चीज़ों को समझ जाते हैं कि इसमें जर्नल चीज़ जो है वो ये है, तो बाकी की चीज़ें भी जर्नल चीज़ के साथ जुड़ी होंगी, तो उसे बोला जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। अब आप किसी चीज़ के जर्नल जर्नल प्रिंसिपल को या फिर सामान्य जो उसका नियम है, जब आप उसको समझ जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो टॉपिक घूम रहा होता है वो आपको सारा का सारा समझ आ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत में वो क्या चीज़ थी जो कुछ ना कुछ अधिगम करने या फिर प्रतिक्रिया करने के लिए किसी को प्रेरित करती थी? तो बेसिकली यहाँ पे स्किनर के जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसकी बात की जा रही है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या स्किनर ने यूज़ किया, ऐसी क्या चीज़ थी जो किसी न किसी को कोई ना कोई प्रतिक्रिया रिएक्ट करने में या रिस्पॉन्स करने में जो थी वो मदद करती थी या मोटिवेट करती थी? तो ऑप्शन ए है स्टिमुलस, ऑप्शन बी है कंडीशन, ऑप्शन सी है रिइंफोर्समेंट और ऑप्शन डी है
नन ऑफ दीज। तो याद रखना, स्किनर ने कहा कि एक रीइंफोर्समेंट भी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी और को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने में जो है या कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने में जो है वो मदद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट रहेगा, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है स्किनर अप्लाइड हिज लर्निंग थ्योरी ऑन रैट्स एंड कैट्स। और स्टेटमेंट 2 है स्किनर डिस्क्राइब्ड मेनी टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन ही हमने किया जिसमें स्किनर ने बोला कि रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई चीज़ आपने बच्चे को सिखानी है या कोई रिस्पॉन्स उससे उसमें देखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो वहीं से ही ठीक हो जाएगा अगर आपको जो है वो थ्योरी पता है कि उन्होंने रीइंफोर्समेंट दी थी। और रीइंफोर्समेंट भी उन्होंने कहा था कि रीइंफोर्समेंट बहुत से तरीके से हो सकती है, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी और भी रीइंफोर्समेंट के बहुत से टाइप इन्होंने बताए थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल राइट है। और अगर आपने थ्योरी फिर पढ़ी है तो स्किनर ने जो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था लर्निंग का, वो उन्होंने रैट पे तो किया था लेकिन कैट पे नहीं किया था, पिजन पे किया था, कबूतर पे किया था। तो इसके चलते जो है आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम किसने दिए थे? ऑप्शन ए पैवलव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी कोहलर। तो यहाँ पे सीखने के जो नियम है, लर्निंग लॉज जो हैं वो दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। अगर लर्निंग लॉज की बात की जाए तो ये भी 2 कैटेगरी में इन्होंने दिए थे। एक इन्होंने कहा कि कुछ क्या होते हैं प्राइमरी लॉज होते हैं और कुछ आपके सेकेंडरी लॉज होते हैं। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपके प्राइमरी लॉज रहते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा था बेसिकली कि अगर किसी भी चीज़ की आपको लर्निंग करनी है तो ये प्राइमरी लॉ जो है वो ज़रूर यूज़ होंगे। 3 प्राइमरी लॉ इन्होंने बताए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो किसने दिए थे लर्निंग के लॉ? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी हु एक्टेड एज द स्टिमुलस। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत में उद्दीपक का काम किसने किया था? तो मैं फिर से बोलूँगी, स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। जैसे कि स्टिमुलस को समझाने के लिए सबसे इजी एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आप बैठे हैं और आपका हाथ गलती से जो है वो किसी गर्म चीज़ से टच हो जाता है, तो आपका जो हाथ पीछे हटाने का रिएक्शन होगा उसको, उसके लिए वो करने के लिए आपको स्टिमुलस किसने दिया? आपको उद्दीपित किसने किया? आपको प्रेरित किसने किया? तो उस गर्म चीज़ ने। तो वो होता है स्टिमुलस जो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिससे जिस भी उस पर एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया, जिस भी जानवर पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो जानवर जो है वो थ्योरी में रिस्पॉन्स करता है। तो ऑप्शन ए है फूड, बी है बॉक्स, सी है ब्लॉक या डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है फूड वो राइट रहेगा। यहाँ पर फूड को देख करके, फूड एक स्टिमुलस था जिसको देख करके जो भी जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया गया उसने रिएक्ट किया या फिर रिस्पॉन्स किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है द प्राइमरी लॉ इन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग इज लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में प्राथमिक नियम तत्परता का नियम है। और सेकंड स्टेटमेंट है सेकेंडरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग इज द लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में द्वितीय नियमों में से एक है प्रभाव का नियम। तो जैसे पीछे हमने लॉ का क्वेश्चन किया उसमें मैंने बताया कि प्राइमरी लॉ 3 तरह के हैं, रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट 1 जो है लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो एक प्राइमरी लॉ है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी लॉ नहीं है, वो भी एक प्राइमरी लॉ है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ पे सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पर गलत रहेगी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई अध्यापक किसी विषय को आंशिक रूप से ना पढ़ा करके पूर्ण रूप से पढ़ाता है तो वह किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब कोई टॉपिक टीचर पढ़ाने के लिए आता है क्लास में तो वो
कंप्लीटली उस टॉपिक के हर एक पहलू को समझाता है, हर एक पहलू को पढ़ाता है, ना कि पार्शली किसी आंशिक रूप से किसी छोटे से पार्ट को पढ़ाया और बोला कि तुम खुद कर लेना। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा भी था जब हमने गेस्टोल्टिज्म किया था कि गेस्टोल्टिज्म क्या होता है, जो बोलता है कि समग्रता से पढ़ना है, पूर्ण तरीके से पढ़ना है, किसी भी चीज़ का होल नॉलेज हमें लेना है। तो इस बारे में बात की गई है। और लर्निंग थ्योरी में होल की बात किसने की है? वो की है आपकी इनसाइट थ्योरी में, कि भाई हम किसी भी चीज़ को तभी लर्न कर पाते हैं या किसी भी सिचुएशन से जब हम कुछ सीख पाते हैं जब हम उस पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो इसी के चलते जो है वो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी जो दी थी आपकी वोल्फगैंग कोहलर ने, जो कि खुद एक गेस्टोल्टिज्म के मानने वाले थे। तो ऑप्शन बी जो है इनसाइट थ्योरी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, presenting the problem by dividing it into smaller parts so that each part can be solved quickly and easily, under which learning principle does it happen? बोला गया है समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत करना ताकि एक एक भाग का समाधान शीघ्रता और सुगमता से किया जाए। किस अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा किया गया है? ऑप्शन ए है क्लासिकल कंडीशनिंग, बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी है ट्रायल एंड एरर और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे भागों में भाग उसको डिवाइड कर करके हर एक पार्ट को सॉल्व करने की बात की गई है आपकी इनसाइट थ्योरी में, जो कि कोहलर की थ्योरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ नीड्स इंक्लूड हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड रेस्ट फॉर अ पर्सन? किसी व्यक्ति की भूख, प्यास, सोना, आराम किस तरह की आवश्यकताओं में शामिल होती है? ऑप्शन ए है सेफ्टी नीड, बी है बिलोंगिंग नीड, सी है एस्टीम नीड या डी है फिजियोलॉजिकल नीड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो थ्योरी है ये है आपकी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड। इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी नीड्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी जैसी जैसी आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो जो काम करते चलेंगे, उन कामों का अधिगम यानी कि लर्निंग हमारे को होती चलेगी। क्लियर? तो अब्राहम मैस्लो ने बेसिकली 5 नीड्स बताई थी। ये थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस थ्योरी को भी ज़रूर पढ़िएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि मानव जीवन में टोटल जो होती हैं वो 5 नीड होती हैं। वो डिपेंड करता है आप पे भी, आप कितनी नीड पूरी करना चाहते हैं, आपकी उतनी ज़्यादा लर्निंग जो है वो होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक नीड में कुछ ना कुछ जो है हमारी आवश्यकताएं या फिर नीड होती हैं। हर एक स्टेप में 5 तरह की जो नीड बताई हैं उसमें उन्होंने नीड्स को भी डिवाइड कर दिया है कि ये नीड्स यहाँ पे रहेंगी, इस कैटेगरी में रहेंगी, सेकंड कैटेगरी में रहेंगी। तो जो आपकी हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है और रेस्ट है, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में रखा गया है अब्राहम मैस्लो ने, यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं में रखा गया है कि इन शारीरिक आवश्यकताओं की नीड को जब आप पूरा करते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो एक लर्निंग करते हैं। क्लियर? तो हंगर, थर्स्ट, स्लीप और रेस्ट की जो नीड है वो रखी गई है फिजियोलॉजिकल नीड में। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच इज़ द हाईएस्ट लेवल नीड अमंग ह्यूमन नीड? मैस्लो के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं में सबसे ऊपरी स्तर की आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन ए है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी है एस्टीम नीड, सी है सेफ्टी नीड या डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसे बोला जाता है आत्म सिद्धि आवश्यकता। ये जो है वो सबसे हाईएस्ट नीड है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, बहुत कम लोग होते हैं जो इस नीड तक पहुँच पाते हैं। इस नीड में आकर के क्या होता है कि हम अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को जानते हैं, हम दुनिया की मोह माया, डर, लालच, पैसा, दुख, सुख इस सब से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी के बारे में जो है यहाँ पर हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है अकॉर्डिंग टू मैस्लो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड आर लोअर लेवल नीड्स, और स्टेटमेंट 2 बोलता है अकॉर्डिंग टू मैस्लो एस्टीम नीड्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैस्लो के अनुसार सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं
और मैस्लो के अनुसार सम्मान आवश्यकता इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पे राइट है कि जो सेफ्टी नीड होती है हमारी, जिसमें हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कि मैं अब खुद को कैसे सेव कर सकूँ, मेरे फैमिली को कैसे सेव कर सकूँ, उनके लिए घर हो, उनकी हेल्थ को कैसे जो है वो ठीक रख सकूँ, इन सब की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। और फिजियोलॉजिकल नीड तो मैंने आपको बताई दी, शारीरिक आवश्यकताएं, भूख, प्यास, आराम, ये सारी की सारी। तो मैस्लो ने बोला कि 2 तरह की जो आवश्यकताएँ होती हैं ना, ये लोअर लेवल की नीड रहती हैं, आवश्यकताएँ रहती हैं, इनके बारे में हर कोई सोचता है। तो ये निम्न स्तर की आवश्यकताएँ होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 राइट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि मैस्लो ने बोला कि जो एस्टीम नीड होती है, एस्टीम मतलब सम्मान की आवश्यकता, ये दोनों होती हैं। एक आपकी रहती है इंटरनल, जिसे आप हम लोग बोलते हैं इजी भाषा में सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, क्लियर, खुद के लिए जो है वो एक रिस्पेक्ट बनी रहे। और एक्सटर्नल होती है जब हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमने ये काम किया है तो दूसरे लोग जो है वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारा सम्मान करें। तो ये भी मैस्लो ने बताया था कि एस्टीम नीड जो होती है, सम्मान की आवश्यकताएं भी 2 होती हैं, एक खुद का सम्मान करना और एक दूसरों से सम्मान लेना। तो यहाँ पर जो है वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन ए जो है दोनों सही यहाँ पर राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस स्टेटमेंट दैट योर लर्निंग डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। ये कथन किसने कहा था? आपका अधिगम निर्भर करता है आपकी आवश्यकताओं के ऊपर। तो अभी तो आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा, अब्राहम मैस्लो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। और अब्राहम मैस्लो ने बोला कि आपका जो अधिगम है, आपकी जो लर्निंग है, वो डिपेंड करती है आपकी नीड्स के ऊपर, आपकी आवश्यकताओं के ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए। इसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है एचपी अमित एजुकेशन, वो ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करवाता है, भले वो टैट की क्लासेस हों, भले वो आपके कमीशन की क्लासेस हों। जैसे कि अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में टैट की क्लासेस, जेबीटी और टीजीटी कमीशन की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चली हुई हैं। तो किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल एचपी अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।